डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका भरपूर स्वागत है व्रज की इस सीरीज़ में। इससे पहले मैंने पेपर 1 से लेके 5 तक के सेक्शन सी और सेक्शन बी ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर 2nd, 3rd और 4th का तीनों का सेक्शन डी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस कर लूँ पेपर 2nd के जो सेक्शन डी है उसके क्वेश्चंस को, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 47 वाला क्वेश्चन। तो ये जो 47 वाला क्वेश्चन है आपको किताब में मिल जाएगा। बाकी सारे जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो अगर ये आपको पहले सॉल्व करने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आते हैं, अगर आपको इसमें सवाल समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 53 वाला है, अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर हमें क्या करना है, इसको एक सूचना को निरूपित कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित करना है। तो ये जो हमें दिया गया है सवाल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल को हमें क्या करना है, मतलब हमें एक आयत चित्र बनाना है ना, इसे ग्राफ जैसा बनाना है। और उसके अंदर हमें क्या करना है, इस संख्या, इस जो हमें दो चीज़ें देकर रखी है, जीवन काल वाला और लैंपों की संख्या, इन दोनों को क्या करना है, आलेख में दर्शाना है बच्चों, है ना। इसे दर्शाने के बाद हमें क्या करना है, बस इसके अंदर देखो दो क्वेश्चन दिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमें बताया हुआ है कि दूसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है ना। तो कितने जीवन काल 700 घंटों से अधिक आएंगे, तो देखिए 700 से ऊपर, यहाँ तक तो 700 ही है, 700 से ऊपर कौन कौन हो जाएगा, तो ये जो 700 से 800 वाला है वो वाला हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर 800 से 900 वाले के वाला हो जाएगा बीच में, और 900 से 1000 वाला हो जाएगा। तो इन तीनों का हमें क्या करना होगा, टोटल हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक आलेख दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अच्छे से मैं आपको दिखा दूँ दूर तक ताकि आपको दिखाई दे। तो आप देख पा रहे होंगे इस आलेख के अंदर, इस आलेख में देखिए क्या कहा हुआ है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे आलेख में हमको दर्शाए गए। यहाँ पर ये आलेख में हमें बताया हुआ है। अब इस आलेख से हमें कुछ क्वेश्चन करे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आलेख का प्रकार बताइए। तो इसमें आलेख का प्रकार कौन सा है, तो ये आलेख का प्रकार है दंड आलेख। ठीक है बच्चों, ये कौन सा आलेख का प्रकार है, तो दंड आलेख है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ है कि उच्चतम स्तंभ कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए उच्चतम स्तंभ मतलब कि सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा अनुसूचित जनजाति का। तो अनुसूचित जनजाति मतलब जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं उन्हें ही कहते हैं अनुसूचित जनजाति, यानी एसटी। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है 3rd वाला क्वेश्चन कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या कैसी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो शहरों की तुलना में, यानी शहर कहाँ पे है, सबसे पहले तो आलेख में शहर देखिए, तो ये रहा शहर और यहाँ पर है ग्रामीण। ओके, तो यहाँ पर शहरों की तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है, अधिक है ना, अधिक हो जाएगा, ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है। तो एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, क्षेत्र। तो यहाँ पर क्षेत्र मतलब कैसा क्षेत्र है, जो भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्र दर्शाए गए हैं यहाँ पर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हो गया ये 54 वाला क्वेश्चन। अगर हम बात करें पेपर नंबर 2 पूरा होता है, जो पेपर नंबर 2 का है विभाग डी। अब बारी है पेपर नंबर 3 के विभाग डी की, जिसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 47 वाला, जो मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो 47 वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इजी है बच्चों। देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जो 27 y की घात 3 देकर रखी हुई है। अब यहाँ पे 27 की घात
y की घात 3 दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए 3y की 3 दी हुई है, यानी कि 3 क्या है, 27 का जो घन होता है वो क्या होता है 3, तो 3y की घात 3 देकर रखा है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 125, तो 125 किसका घन है, यानी 125 का घनमूल क्या होगा, तो 125 का घनमूल हो जाएगा 5, है ना। तो 5 z की 3 यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही आसान था। ये वाला जो है कि यहाँ पर अब बीच में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा एक फॉर्मूला ही है, अगर आपने किताब में देखा होगा सर्वसमीका में, तो इसको 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 और yz का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुणे में 3y और 5z, है ना। यहाँ पर मैं जब गुणा करूँगी तो आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। चलिए आगे हमें यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है वैसे उतार देना है, क्योंकि ये तो प्लस होगा नहीं, तो ये एज इट इज़ उतार देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका अगर गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45, पर 45 क्या yz हो गया। तो ये बहुत ही इजी सवाल था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 47 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके अंदर यहाँ पे लिखा है 102 की घात 3। अच्छा, 100 में कितना जोड़ेंगे, तो 102 हो जाएगा, तो 100 में हम जोड़ेंगे 2, है ना। था इजी। चलिए यहाँ पर 100 की घात तो 3 लिख दी, 2 की घात 3 कौन लिखेगा, तो हम लिखेंगे, है ना। चलो यहाँ पे ये भर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका अंदाजा लगाना है, तो इसको ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 10 + 2, तो लिख दीजिए 100 + 2। ओके, चलो यहाँ पर इसकी घात 3, यानी कितनी बार 0 लिखना है, तो 6 बार 0 लिखना है ना। इसकी घात 3 मतलब 6 बार 0। 2 की घात 3 मतलब 8 लिखा ही गया है। इसका गुणा इससे करने पे 600 हो ही गया है, और ये प्लस में हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। चलो बच्चों, ये तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर हमें सवाल में देके रखा था, ये 600 लिखा हुआ है, पर इसका ऐड करके नहीं लिखा हुआ है, ना ही 8 लिखा है। तो पहले तो यहाँ पर 8 भर दीजिए। अब 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 में 2 जोड़ने पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्योंकि 600 के साथ में ये गुणे में है। तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102। तो हो गया हमारा सवाल नंबर 47 पेपर नंबर 3 का, है ना। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जो 54 नंबर वाला सवाल है, जिसके अंदर हमें एक आलेख दिया हुआ है और उससे हमें 4 क्वेश्चन करे हुए हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि आलेख का प्रकार बताइए, तो ये आलेख का प्रकार है दंड आलेख। और दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष पर क्या दर्शाया गया है। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि x अक्ष पर हमें क्या दर्शाया हुआ है, तो राजनीतिक पार्टी दर्शाई हुई है, और y अक्ष पर जीती गई सीटों को दर्शाया गया है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। ठीक है, तो किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि जो सबसे ऊपर यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है, तो ए वाला जो है जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है ना। सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाला कौन है, ए, पार्टी ए है। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे कम सीटें जीती है, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे वाला कौन है, ये ई वाली पार्टी। ठीक है, तो ई वाली जो पार्टी है उसने सबसे कम सीटें जो हैं जीती हुई है। तो यहाँ पर पेपर जो 3 है उसके अंदर भी आधे से ज़्यादा सवाल जो है सिद्ध करने वाले सवाल हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आ ही जाएंगे, पर अगर फिर भी नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब बारी है हमारे पेपर 4 की। पेपर 4 का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पेपर 4 का पहला क्वेश्चन 47 वाला, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिया है। इस सवाल को देखिए कैसे करना है। जैसे इससे पहले भी पेपर नंबर 2 और 3 में मैंने आपको ऐसे सवाल चलाए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या देकर रखा हुआ है, देखिए हमें पहले क्वेश्चन है कि x + 8 और x - 8, तो इसको कैसे करना है। जैसे कि x और x² हो गया। अब यहाँ पर x तो लिख दिया है, पर इसका गुणा देखिए 8 का गुणा -10 से कर दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर x का गुणा x से, 8 का गुणा इससे 8 -10, है ना, ये लिखा जाएगा। जिससे 8 में से 10 जाएगा माइनस, तो -2 और यहाँ पर x आ जाएगा। अब 8 का गुणा
10 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा -80। ओके, देखो यहाँ पर -80 देकर ही रखा है। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, 2x हो जाएगा, है ना। बहुत ही ईजी था। यहाँ पर क्या किया है मैंने, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने 8 - 10 कैसे हमें पता चला कि ये आया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नीचे हमें -2 देकर रखा हुआ है, जिससे अंदाजा मैंने लगा लिया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 - 10 आना चाहिए। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे 9x² यानी 3 का क्या किया है, वर्ग लिखा था, यानी 9 का वर्गमूल लिख दिया है। ओके, यहाँ तो बात ठीक है, y² भी लिख दिया। अब ये 6xy कहाँ जाएगा, तो इसका क्या होगा, तो अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका तो वर्गमूल लिख दिया है और यहाँ पर इसका भी वर्गमूल लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको जानने के लिए बच्चों देखो, यहाँ पर आप तीसरी लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर 3x + y दिया और नीचे वाली लाइन में 3x + y की स्क्वायर लिखी। इसका मतलब यहाँ पे 3x + y आना चाहिए, है ना। तो 3xy प्लस कब आएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ऐसा संख्या लिखनी है कि जैसे जिसका गुणा करने पर देखो 9 एकम 9 9 आता हो और जोड़ करने पर 6 आता हो, तो ऐसी दो संख्या कौन होगी, 3 ही होगी। देखो तो हमें लिखना है एक्स वाई के साथ में, तो 3xy + 3xy, तभी तो देखो 3 3 6 हो गया और 3 3 का 9 का गुणा करने पर 9 आ जाएगा, है ना। अब इसमें से कॉमन निकल जाएगा 3x, तो अंदर रह जाएगा 3x + y जो निकल गया। यहाँ से भी 3x कॉमन निकल जाएगा तो अंदर रह जाएगा y प्लस कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3 और यहाँ पर रह जाएगा 3y और प्लस जो है y रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिख देना है, 3x + y, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो हमारा 3x + y² हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा पेपर नंबर 4 का जो आलेख वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें आलेख भी दिखाई दे रहा है और आलेख के अंदर कुछ क्वेश्चन आलेख से रिलेटेड है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि आलेख का प्रकार क्या है, तो आलेख का प्रकार बहुत ही सिंपल, ये दंड आलेख है। दूसरा है कि x अक्ष और y अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, तो x अक्ष पर हमें जन्म का महीना दर्शाया गया है और y अक्ष पर हमें विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो आप देख रहे होंगे नवंबर के महीने में यहाँ पर नवंबर का महीना है जो 4, यानी कि लगभग कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो 4 बच्चों का जन्म हुआ है उस महीने के अंदर, है ना। चलिए, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे अगस्त का जो महीना है उसका जो लाइन है उसकी आंकड़े जो है यहाँ देखिए यहाँ तक पहुँच रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा कौन से महीना है ये, तो अगस्त का महीना, यानी अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, जन्म लिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 52 है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है पेपर 4 का जो सेक्शन डी है उसमें मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। तो पेपर नंबर 4 का जो सेक्शन डी है यानी वो भी मेरी तरफ से पूरा हो गया है बच्चों। तो पेपर 1 से लेके 5 तक सेक्शन बी और सेक्शन सी और 1 से लेके पेपर 4 तक सेक्शन डी मेरी तरफ से पूरा हो गया है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, ताकि समय से पहले आपके सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स, जो सारे क्वेश्चंस हैं और सब कुछ कंप्लीट हो जाए। अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो मैंने वीडियो में कवर नहीं करवाए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। ओके बच्चों, तो वीडियो एंड करने से पहले सबसे ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आपको समय से पहले मिल सके और अप्रैल में होने वाली आपकी जो एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रह सके। तो अब जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो में पेपर नंबर 5 का सेक्शन डी होगा और पेपर नंबर 4 के अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गए हैं तो मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।